नमस्कार। आज हम भारतीय शासन व्यवस्था की एक बहुत ही अहम कड़ी पर गहराई से बात करेंगे, राज्य के मुख्यमंत्री। ये पद आप देखिए ऐसा है जिसके इर्द-गिर्द राज्य की पूरी राजनीति और प्रशासन घूमता है। बिल्कुल, राज्य की धुरी कह सकते हैं इसे। हाँ, तो हमारे पास ना संवैधानिक प्रावधान है, कुछ विश्लेषणात्मक लेख भी हैं और प्रशासन से जुड़े दस्तावेज भी हैं। और हमारी आज की कोशिश यही है कि इन स्रोतों से वो ज़रूरी बातें निकालें जो मुख्यमंत्री की भूमिका, उनकी ताकतें और उनकी संवैधानिक स्थिति को समझने में मदद करें। सही बात है। जैसा हम जानते ही हैं, भारत में केंद्र की तरह राज्यों में भी दो तरह के प्रमुख होते हैं। एक तो नाम मात्र के, यानी राज्यपाल, जी। और दूसरे वास्तविक कार्यकारी यानी मुख्यमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद के साथ। हाँ, असल शक्ति उन्हीं के पास होती है। तो आज हम यही समझेंगे कि ये मुख्यमंत्री बनते कैसे हैं, संविधान में और असलियत में इनकी शक्तियां क्या हैं और राज्य के शासन में इनका मतलब असल महत्व क्या है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं इस पद की बारीकियों को समझना। सबसे पहले बात करते हैं नियुक्ति की। संविधान का अनुच्छेद 164 एक कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है, पर क्या हमेशा ऐसा ही होता है? देखिए, ज्यादातर मामलों में तो ये सीधा ही है। जिस दल या गठबंधन को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत मिल गया, राज्यपाल उसी के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर देते हैं। ये एक स्थापित मतलब लोकतांत्रिक परंपरा है। हाँ। लेकिन असल पेंच तब फंसता है जब स्थिति एकदम साफ ना हो। हाँ, ये राज्यपाल के स्वविवेक वाला मामला। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये अक्सर चर्चा और कभी-कभी विवाद का विषय भी बन जाता है। ये कब इस्तेमाल होता है? बिल्कुल, ये स्वविवेक की शक्ति तब सामने आती है जब चुनाव के बाद किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत ना मिला हो। अच्छा। या फिर मान लीजिए किसी मुख्यमंत्री का कार्यकाल के दौरान अचानक निधन हो जाए और उनका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी तय ना हो। ऐसी अनिश्चितता की स्थिति में राज्यपाल अपने विवेक का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी संवैधानिक शर्त है। ऐसे नियुक्त मुख्यमंत्री को 1 महीने के अंदर सदन में अपना बहुमत साबित करना होता है। 1 महीने के अंदर? जी हाँ, ये विश्वास मत ही अंतिम कसौटी है। और जब राज्यपाल इस स्वविवेक का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या कुछ तय रास्ते या कह लें परंपराएं हैं जिनका पालन करने की उम्मीद की जाती है? हमारे स्रोत इस पर क्या कहते हैं? हाँ, स्रोत कुछ स्थापित परंपराओं का जिक्र करते हैं। इन्हें संवैधानिक परंपराएं कहा जा सकता है। हालांकि ये कोई लिखे हुए बाध्यकारी नियम नहीं है। अच्छा, जैसे कि? आमतौर पर उम्मीद की जाती है कि राज्यपाल सबसे पहले सबसे बड़े दल के नेता को सरकार बनाने का न्योता दें। अगर वो विफल रहते हैं तो फिर चुनाव से पहले बने गठबंधन के नेता को मौका मिल सकता है। और हाँ, अगर मौजूदा सरकार सदन का विश्वास खो देती है तो विपक्ष के नेता को भी अवसर दिया जा सकता है। ये परंपराएं इसलिए जरूरी हैं ताकि राज्यपाल का निर्णय मनमाना ना लगे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया वो बनी रहे। पर अंततः जैसा मैंने कहा, 1 महीने में विश्वास मत हासिल करने की शर्त ही सबसे महत्वपूर्ण है। ये तो हुई राज्यों की बात, लेकिन कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जहां विधानसभाएं हैं, जैसे दिल्ली या पुडुचेरी। क्या वहां भी यही प्रक्रिया चलती है? नहीं, यहाँ एक अहम फर्क है और ये हमारे स्रोतों में साफ तौर पर बताया गया है। क्या फर्क है? इन केंद्र शासित प्रदेशों में जहां विधानसभा और मंत्रिपरिषद होती है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल, जो वह राज्यपाल की तरह होते हैं, नहीं करते। अच्छा, तो कौन करता है? नियुक्ति सीधे भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये केंद्र और उन प्रदेशों के बीच के विशेष संबंध को दिखाता है। अच्छा, ये तो महत्वपूर्ण जानकारी है। अब नियुक्ति के बाद बात करते हैं कार्यकाल की। मुख्यमंत्री कितने समय तक पद पर रहते हैं और उन्हें हटाया कैसे जा सकता है? सामान्य तौर पर देखें तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल के साथ ही चलता है, यानी अधिकतम 5 साल। लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है। मतलब वो मुख्यमंत्री चाहें तो खुद राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंप सकते हैं। जहां तक हटाने की बात है, अनुच्छेद 164 कहता है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसादापर्यंत पद धारण करते हैं। हाँ, ये राज्यपाल के प्रसादापर्यंत वाली बात थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है। क्या इसका मतलब ये है कि राज्यपाल जब चाहे मुख्यमंत्री को हटा सकते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और अक्सर इसे गलत समझा जाता है। संवैधानिक व्याख्या और संसदीय परंपरा ये साफ करती हैं कि राज्यपाल के प्रसादापर्यंत का असली मतलब है विधानसभा के प्रसादापर्यंत। अच्छा, मतलब विधानसभा का विश्वास।
बिल्कुल, यानी जब तक मुख्यमंत्री और उनकी सरकार को विधानसभा में बहुमत का समर्थन हासिल है, राज्यपाल उन्हें अपनी मर्जी से बर्खास्त नहीं कर सकते। तो फिर कब हटाया जा सकता है? उन्हें केवल तभी हटाया जा सकता है जब वो सदन में विश्वास मत हार जाएं और इस्तीफा ना दें, या फिर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। मतलब असली शक्ति सदन के विश्वास में ही है। और आपने इस्तीफे की बात की, क्या मुख्यमंत्री का इस्तीफा सिर्फ उनका व्यक्तिगत इस्तीफा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक और अहम सिद्धांत है, सामूहिक उत्तरदायित्व का। हाँ, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी, जब मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं तो ये माना जाता है कि पूरी मंत्रिपरिषद ने इस्तीफा दे दिया है। इससे सरकार भंग हो जाती है और फिर नई सरकार के गठन का रास्ता साफ होता है। ये सिद्धांत ये पक्का करता है कि सरकार एक यूनिट के रूप में काम करे और सदन के प्रति जवाबदेह रहे। इसी सामूहिक जिम्मेदारी और मंत्रिपरिषद की बात को आगे बढ़ाते हैं। क्या मंत्रिपरिषद कितनी बड़ी हो सकती है, इस पे कोई रोक है? हमारे स्रोतों में वो 91वें संशोधन का जिक्र आता है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण संशोधन था जो 2003 में आया। इसके जरिए अनुच्छेद 164(1) का जोड़ा गया। इसमें क्या कहा गया? इसके अनुसार किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। 15% की सीमा? जी, और दिलचस्प बात यह है कि छोटे राज्यों के लिए एक न्यूनतम संख्या भी तय की गई। कम से कम 12 मंत्री मुख्यमंत्री समेत होने ही चाहिए। अच्छा, और इसी संशोधन ने अयोग्यता को लेकर भी कुछ नियम सख्त किए थे शायद? जी हाँ, उसी 51वें संशोधन ने अनुच्छेद 164(1) ख भी जोड़ा। ये कहता है कि अगर कोई विधायक दल बदल विरोधी कानून के तहत, मतलब संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत, सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, हाँ, तो वो व्यक्ति मंत्री या मुख्यमंत्री बनने के योग्य भी नहीं रहेगा। ये अयोग्यता उसी तारीख से लागू होती है और तब तक रहती है जब तक उस सदन का उसका कार्यकाल खत्म नहीं हो जाता या वो दोबारा चुनकर नहीं आ जाता। इन बदलावों के पीछे का मकसद क्या था? स्रोत क्या बताते हैं? देखिए, स्रोतों का विश्लेषण बताता है कि इसके पीछे कई मकसद थे। एक तो, जैसा आपने कहा, मंत्रियों की संख्या को सीमित करके सरकारी खर्चे पर थोड़ी लगाम लगाना और प्रशासन को ज्यादा कार्यकुशल बनाना। दूसरा, और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण, राजनीतिक स्थिरता लाना था। दल बदल को हतोत्साहित करना, जिसे वो आयाराम गयाराम की राजनीति कहा जाता था। हाँ, वो दौर। और जंबो मंत्रिमंडलों के जरिए विधायकों को खुश करने की प्रवृत्ति को रोकना। आप देखेंगे कि अनुच्छेद 75(अ) ख केंद्र के लिए और 164(अ) ख राज्यों के लिए, दोनों में राजनीतिक दल शब्द का उल्लेख है, जो सीधे सीधे दल बदल विरोधी कानून की ओर इशारा करता है। और यहीं पर शायद वो सामूहिक उत्तरदायित्व वाला सिद्धांत अनुच्छेद 164(2) और भी प्रासंगिक हो जाता है। निश्चित रूप से, जब मंत्री बनने के लिए दल के प्रति वफादारी जरूरी हो जाती है और पूरी मंत्रिपरिषद एक साथ तैरती या डूबती है, मतलब सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये सरकार को ज्यादा स्थिरता और एकजुटता देता है। इसका व्यवहारिक मतलब क्या हुआ? व्यवहारिक मतलब यह है कि अगर सदन सरकार की किसी नीति या किसी मंत्री के काम से नाखुश है और अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है, तो पूरी सरकार को जाना पड़ता है, सिर्फ उसे एक मंत्री को नहीं। समझ गए। अब आते हैं शपथ पर। मुख्यमंत्री और बाकी मंत्री पद संभालने से पहले शपथ लेते हैं। ये कौन दिलाता है और इसमें क्या खास होता है? मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। अच्छा। इस शपथ का प्रारूप संविधान की 3री अनुसूची में दिया गया है। इसमें कई महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं, जैसे संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखना, भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखना, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना और बिना किसी डर या पक्षपात, राग या द्वेष के सभी लोगों के साथ संविधान और कानून के अनुसार न्याय करना। और गोपनीयता की शपथ? हाँ, गोपनीयता की शपथ भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, खासकर संवेदनशील मामलों में। और मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए? क्या कोई खास डिग्री या अनुभव जरूरी होता है? देखिए, संविधान में मुख्यमंत्री पद के लिए कोई अलग से शैक्षणिक योग्यता या अनुभव निर्धारित नहीं किया गया है। अच्छा। मूल योग्यताएं वही हैं जो एक विधायक या विधान पार्षद बनने के लिए चाहिए। न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए अगर विधानसभा सदस्य हैं तो, हाँ, या 30 वर्ष अगर विधान परिषद सदस्य हैं। सबसे जरूरी शर्त अनुच्छेद 164(4) में है। हाँ, ये दिलचस्प है। क्या ये वही प्रावधान है जो कहता है कि कोई व्यक्ति बिना विधायक बने भी मुख्यमंत्री बन सकता है? बिल्कुल। अनुच्छेद 164(4) यही कहता है कि कोई भी मंत्री, और इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, जो पद ग्रहण करते समय राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, मतलब विधानसभा या विधान परिषद का, जी, उसे 6 महीने के अंदर किसी न किसी सदन की सदस्यता हासिल करनी होगी। 6 महीने का समय? हाँ।
अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो 6 महीने की अवधि खत्म होते ही उसे मंत्री पद या मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। ये प्रावधान थोड़ा लचीलापन देता है, लेकिन साथ ही ये भी पक्का करता है कि कार्यकारी अंततः विधायिका का ही हिस्सा हो। तो मुख्यमंत्री विधानसभा से हो या विधान परिषद से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संवैधानिक रूप से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री विधानमंडल के किसी भी सदन से हो सकते हैं। लेकिन ज्यादातर तो विधानसभा से ही होते हैं। हाँ, ज्यादातर मुख्यमंत्री विधानसभा यानी निम्न सदन से ही होते हैं, क्योंकि सरकार सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है और बहुमत भी वहीं साबित करना होता है। लेकिन उच्च सदन यानी विधान परिषद, जहां ये मौजूद है, उसके सदस्य के मुख्यमंत्री बनने पर कोई रोक नहीं है, और ऐसा कई बार हुआ भी है। चलिए अब सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, मुख्यमंत्री की शक्तियां और उनके कार्य। हमारे स्रोत अनुच्छेद 167 का जिक्र करते हैं, जो मुख्यमंत्री के कुछ संवैधानिक कर्तव्यों के बारे में है। ये क्या है? जी, अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच एक औपचारिक संवाद का पुल एक तरह से बनाता है। इसके तहत मुख्यमंत्री के 3 मुख्य कर्तव्य बताए गए हैं। क्या है वो? पहला, राज्य के प्रशासन और कानूनों के प्रस्तावों से जुड़े मंत्रिपरिषद के सभी फैसलों की जानकारी राज्यपाल को देना। दूसरा, अगर राज्यपाल प्रशासन या कानून से जुड़ी कोई जानकारी मांगे तो वो उन्हें उपलब्ध कराना। ठीक है। और तीसरा, अगर किसी मंत्री ने अकेले कोई फैसला ले लिया है जिस पर पूरी मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, तो राज्यपाल के कहने पर उस मुद्दे को पूरी मंत्रिपरिषद के सामने विचार के लिए रखना। ये संवाद क्यों जरूरी है? क्या ये सिर्फ एक औपचारिकता है? नहीं, ये सिर्फ औपचारिकता नहीं है। स्रोत बताते हैं कि ये संवैधानिक व्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। ये पक्का करता है कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख यानी राज्यपाल को वास्तविक कार्यकारी यानी मंत्रिपरिषद के कामकाज की जानकारी रहे। एक तरह से चेक और बैलेंस। हाँ, कह सकते हैं ये एक तरह का चेक और बैलेंस भी है। राज्यपाल अपनी सलाह या चिंताएं मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकते हैं और मुख्यमंत्री को भी राज्यपाल को विश्वास में लेना होता है। इससे शासन ठीक से चलता है और पारदर्शिता बनी रहती है। ठीक है, ये तो हुए संवैधानिक कर्तव्य। अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद के नेता के तौर पर मुख्यमंत्री की शक्तियों की। यहाँ उनकी भूमिका कितनी केंद्रीय होती है? मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में मुख्यमंत्री ही असल में सरकार की धुरी होते हैं। उन्हीं की सिफारिश पर ही राज्यपाल बाकी मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। वही मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करते हैं, फेरबदल करते हैं। मंत्रिपरिषद और कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता वही करते हैं, एजेंडा तय करते हैं और चर्चा को दिशा देते हैं। और अगर किसी मंत्री से खुश न हो तो? अगर किसी मंत्री के काम से वो संतुष्ट नहीं है तो उसे इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं या राज्यपाल से उसे हटाने की सिफारिश भी कर सकते हैं। उनका काम पूरी टीम में तालमेल बनाए रखना और सरकार की नीतियों का नेतृत्व करना है। एक तरह से वो टीम के कप्तान हैं। जाहिर है इन शक्तियों का राज्य की नीतियों और दिशा पर सीधा असर पड़ता होगा। बिल्कुल। कौन सा मंत्री किस विभाग को संभालेगा, ये तय करना ही अपने आप में सरकार की प्राथमिकताएं तय करने जैसा है। हाँ, ये तो है। मुख्यमंत्री अपने भरोसेमंद सहयोगियों को अहम विभाग देकर अपनी नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करवा सकते हैं। कैबिनेट बैठकों में उनकी राय और दिशा निर्देश ही अक्सर अंतिम निर्णय का आधार बनते हैं। मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व और उनकी कार्यशैली पूरी सरकार के कामकाज पर अपनी छाप छोड़ती है। मंत्री परिषद के नेतृत्व के अलावा राज्य के प्रशासनिक मुखिया के तौर पर भी मुख्यमंत्री की अहम भूमिका होती है। इसमें क्या क्या शामिल है? हमारे स्रोत मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव की भूमिका पर भी कुछ कहते हैं। हाँ, प्रशासनिक क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री का काफी दखल होता है। सबसे महत्वपूर्ण नियुक्ति होती है राज्य के मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी की। मुख्य सचिव की भूमिका क्या है? मुख्य सचिव राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो पूरे नौकरशाही तंत्र का प्रमुख होता है। वो आईएएस काडर का सबसे वरिष्ठ अधिकारी होता है, सभी सचिवों का प्रधान होता है, मुख्यमंत्री का मुख्य प्रशासनिक सलाहकार होता है, कैबिनेट बैठकों का एजेंडा तैयार करता है। उन्हें अवशिष्ट वसीयतदार भी कहते हैं शायद। जी हाँ, रेजिडुअल लेगेटी, क्योंकि जो काम किसी और सचिव का नहीं होता वो अंततः उन्हीं के पास आता है। और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम, आजकल इनकी भूमिका काफी बढ़ गई है, ऐसा सुनने में आता है। हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है जो हमारे स्रोत भी उजागर करते हैं। देखिए, सैद्धांतिक रूप से तो मुख्य सचिव प्रशासनिक प्रमुख हैं, लेकिन व्यवहार में खासकर हाल के वर्षों में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव PS टू CM का पद बहुत शक्तिशाली हो गया। कैसे? ये अधिकारी मुख्यमंत्री के सबसे करीबी प्रशासनिक सहयोगी होते हैं और अक्सर नीति निर्माण और महत्वपूर्ण फाइलों की गति में अहम निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ये एक तरह से राजनीतिक नेतृत्व और प्रशासन के बीच की बहुत अहम कड़ी बन गए हैं।
स्रोत में राजस्थान के मुख्य सचिवों से जुड़े कुछ तथ्य भी दिए गए थे। क्या आप साझा करेंगे? हाँ, कुछ रोचक जानकारियां हैं। जैसे राजस्थान के पहले मुख्य सचिव श्री के राधाकृष्णन थे। श्री भगत सिंह मेहता पहले राजस्थानी थे जो मुख्य सचिव बने और उनका कार्यकाल सबसे लंबा भी रहा। अच्छा। राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव श्रीमती कुशल सिंह थीं और श्री विपिन बिहारी लाल माथुर ऐसे मुख्य सचिव रहे जिन्होंने सर्वाधिक मतलब 4 अलग-अलग मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में सेवा दी। ये तथ्य प्रशासनिक निरंतरता और बदलाव की कहानी भी कहते हैं। मुख्यमंत्री सीधे तौर पर भी कुछ विभागों के प्रमुख होते हैं क्या? जी हाँ, ये उनकी प्रशासनिक पकड़ को और मजबूत करता है। आमतौर पर कार्मिक विभाग यानी पर्सनल, गृह विभाग यानी होम, आयोजना या योजना विभाग यानी प्लानिंग, सामान्य प्रशासन विभाग यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और अक्सर वित्त विभाग भी मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं। इसके अलावा सूचना एवं जनसंपर्क, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसीबी और नीति निर्धारण प्रकोष्ठ जैसे महत्वपूर्ण विभाग भी अक्सर सीधे मुख्यमंत्री के नियंत्रण में होते हैं। प्रशासनिक शक्तियों के बाद अब विधायी क्षेत्र में मुख्यमंत्री क्या भूमिका निभाते हैं? विधायी क्षेत्र में भी उनकी भूमिका काफी अहम है। मुख्यमंत्री ही राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने यानी सत्र समाप्त करने और यहाँ तक कि विधानसभा को भंग करने की सलाह देते हैं। सदन के नेता के तौर पर वो सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों और कानूनों की घोषणा सदन के पटल पर करते हैं। और अध्यादेश? हाँ, जब विधानसभा का सत्र ना चल रहा हो और किसी कानून की तुरंत जरूरत हो तो मुख्यमंत्री की सलाह पर ही राज्यपाल अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, जिसका प्रभाव कानून जैसा ही होता है। इन सब औपचारिक शक्तियों के अलावा भी मुख्यमंत्री की कई भूमिकाएं होती होंगी? निश्चित रूप से। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता होते हैं। राष्ट्रीय मंचों पर जैसे नीति आयोग की बैठकों में या अंतर्राज्यीय परिषद में वो राज्य का पक्ष रखते हैं और राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी? कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी राज्य के निवेश आदि लाने में उनकी भूमिका होती है। राज्यपाल जब विश्वविद्यालयों के कुलपति या अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां करते हैं तो अक्सर मुख्यमंत्री से सलाह मशवरा करते हैं। संक्षेप में कहें तो मुख्यमंत्री राज्य के राजनीतिक, प्रशासनिक और विधायी परिदृश्य के केंद्र बिंदु होते हैं। हमारे स्रोत कुछ ऐसे खास मामलों का भी जिक्र करते हैं जिन पर सिर्फ मुख्यमंत्री स्तर की ही मंजूरी जरूरी होती है। ये कौन से मामले हैं? हाँ, राज्य सरकार के जो कार्य संचालन नियम होते हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस, उनमें ऐसे कई मामले लिस्टेड होते हैं। ये वो मामले हैं जो अपनी गंभीरता या वित्तीय प्रभाव या प्रशासनिक महत्व के कारण सीधे मुख्यमंत्री के अनुमोदन के लिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर? जैसे मृत्युदंड पाए व्यक्ति की दया याचिका से जुड़े मामले, राजकीय विमान या हेलीकॉप्टर का उपयोग किसे आवंटित किया जाए, वित्त विभाग के नियमों में कोई बड़ा बदलाव करना हो, सचिव स्तर या विभागाध्यक्ष स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति और ट्रांसफर। एक निश्चित सीमा जैसे स्रोत में 1 करोड़ रुपए का उल्लेख है, उससे अधिक की सरकारी संपत्ति का निपटान और राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की राज्य यात्रा से जुड़ी व्यवस्थाएं, ये सब मामले सीधे मुख्यमंत्री देखते हैं। इन मामलों में मुख्यमंत्री की सीधी भागीदारी क्यों जरूरी मानी जाती है? इसके पीछे का तर्क ये है कि ये मामले इतने महत्वपूर्ण या संवेदनशील होते हैं कि इनका निर्णय उच्चतम राजनीतिक स्तर पर ही लिया जाना चाहिए। इससे जवाबदेही सुनिश्चित होती है। सही है। मुख्यमंत्री इन मामलों में अंतिम निर्णय लेकर राज्य के समग्र हितों और प्रशासनिक आवश्यकताओं के बीच एक संतुलन साधते हैं। यह उनकी शक्तियों के साथ साथ उनकी जिम्मेदारी को भी दिखाता है। मुख्यमंत्री कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय निकायों में भी शामिल होते हैं। हमारे स्रोत कुछ उदाहरण देते हैं? जी हाँ, मुख्यमंत्री अपनी पदेन क्षमता में मतलब एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी में कई अहम संस्थाओं के सदस्य या अध्यक्ष होते हैं। जैसे वो राज्य योजना बोर्ड यानी स्टेट प्लानिंग बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर? राष्ट्रीय स्तर पर वो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, हालांकि अब ये कम सक्रिय है, और अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटरस्टेट काउंसिल के सदस्य होते हैं। क्षेत्रीय परिषदों में भी? जी, क्षेत्रीय परिषदों जोनल काउंसिल्स के उपाध्यक्ष वो बारी-बारी से बनते हैं। इसके अलावा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री ही होते हैं। राजस्थान के संदर्भ में रीति का भी जिक्र था। हाँ, स्रोत में राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन रीटी का भी जिक्र है, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, और ये पहले राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद कहलाती थी। इन अलग अलग निकायों में मुख्यमंत्री की भूमिका का राज्य के लिए क्या महत्व है? बहुत महत्व है।
देखिए, राष्ट्रीय निकायों में भागीदारी से मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण में राज्य का दृष्टिकोण रखने का अवसर मिलता है हाँ, और केंद्र राज्य संबंधों को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। वे अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी मिलते हैं, जिससे आपसी सहयोग और सीखने का मौका मिलता है। और राज्य स्तर पर? राज्य स्तरीय निकायों जैसे योजना बोर्ड या आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख के रूप में वे सीधे राज्य के विकास की दिशा, संसाधनों का आवंटन और महत्वपूर्ण चुनौतियों से निपटने की रणनीति तय करते हैं। ये भूमिकाएं मुख्यमंत्री को सिर्फ राज्य की सीमाओं के भीतर ही नहीं, बल्कि एक बड़े संघीय ढांचे के महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित करती हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटे तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? सार यही है कि मुख्यमंत्री राज्य की सरकार का वास्तविक चेहरा और कह सकते हैं इंजन है। संविधान ने उन्हें व्यापक शक्तियां दी हैं, लेकिन साथ ही उन्हें विधानसभा और राज्यपाल के प्रति जवाबदेह भी बनाया है। हाँ, उनकी नियुक्ति से लेकर उनके दैनिक कार्यों तक सब कुछ राज्य के शासन और लोगों के जीवन को सीधे प्रभावित करता है। वो मंत्रिपरिषद के नेता हैं, प्रशासन के मार्गदर्शक हैं और विधायिका में सरकार का नेतृत्व करते हैं। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे उनकी नियुक्ति बहुमत के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल का स्वविवेक भी भूमिका निभाता है। हमने मंत्रिपरिषद के आकार की सीमा, दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता और सामूहिक उत्तरदायित्व के महत्व को समझा। जी। फिर हमने उनकी शक्तियों को अलग अलग श्रेणियों में देखा। मंत्रिपरिषद के मुखिया के तौर पर, प्रशासनिक प्रमुख के तौर पर, जिसमें वो मुख्य सचिव और PS to CM की बदलती भूमिका भी शामिल है। हाँ, वो भी। और विधायी क्षेत्र में अनुच्छेद 167 के तहत उनके संवैधानिक कर्तव्य और विभिन्न निकायों में उनकी भूमिका भी अहम है। और ये सब समझना किसी भी नागरिक के लिए जरूरी है, जो ये जानना चाहता है कि राज्य सरकारें कैसे काम करती हैं, नीतियां कैसे बनती हैं और राजनीतिक शक्ति का असल में उपयोग कैसे होता है। मुख्यमंत्री की भूमिका आप देखिए, संसदीय लोकतंत्र में कार्यकारी शक्ति के केंद्रीकरण और उसकी जवाबदेही के बीच के संतुलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात क्या हो सकती है जो इन स्रोतों से उभरती है? एक सवाल जो इन स्रोतों को पढ़ने के बाद मन में आता है वो ये है कि संविधान और कानून तो अपनी जगह हैं, ठीक है, लेकिन व्यवहार में मुख्यमंत्री की शक्ति और प्रभाव को कौन सी चीजें सबसे ज्यादा आकार देती हैं? अच्छा सवाल है। क्या ये उनका अपना व्यक्तित्व और राजनीतिक कौशल है, या फिर केंद्र सरकार के साथ उनके कैसे संबंध है, या राज्य के अंदर की गठबंधन की मजबूरियां, या फिर नौकरशाही पर उनकी पकड़? ये सोचना दिलचस्प होगा कि संवैधानिक ढांचे के भीतर असल शक्ति संतुलन किन गैर संवैधानिक कारकों से तय होता है। वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है। इस विस्तृत चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को मुख्यमंत्री की भूमिका की ये गहरी समझ पसंद आई होगी। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।